हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं अरुणेश आप सभी का सबक 30 के ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अभी तक के जितने भी वीडियोस हैं वो डेली बेसिस पे आपके पास पहुंच रहे होंगे और वो आपके आने वाले एग्जाम्स में लाभकारी भी सिद्ध होगा। इसी कड़ी में ज्योग्राफी की शुरुआत मैंने आपके साथ किया था। मैंने आपको ये बताया था कि कैसे हम लोग अपने सिलेबस के माध्यम से अपनी पढ़ाई की शुरुआत करेंगे। आज हम लोग ज्योग्राफी पढ़ने से पहले जो सबसे जरूरी चीज है मैप और ग्लोब, उसके बारे में जो एक फंडामेंटल्स जानकारी होती है, जो टर्म्स होते हैं उसके, उनको जानना बहुत ही आवश्यक है। तो आज हम लोग मैप और ग्लोब में अंतर क्या है, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, मेरिडियन, पैरेलल्स, इन सब चीजों को जो उससे रिलेटेड टर्म्स हैं उसको जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैप एंड ग्लोब, इसको मैप को हिंदी में मानचित्र तथा ग्लोब को ग्लोब ही बोला जाता है, मूलतः ग्लोब ही बोला जाता है। दोनों में अंतर क्या है, तो दोनों की परिभाषा थोड़ा सा हम लोग समझ लें। जो मानचित्र है इसको बोलते हैं ये ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और लोकेशन और पार्ट ऑन ए सीट with the help of scale, with the help of scale। जो मानचित्र है, जो मैप है, ये क्या है, तो ये ड्राइंग है किसका, अर्थ का, पूरे अर्थ का, या तो फिर अर्थ के किसी एक पार्ट का, या तो किसी एक लोकेशन का। ये ड्राइंग है या तो सिर्फ अर्थ का, या अर्थ के किसी एक पार्ट का, या फिर एक लोकेशन का। किस चीज पे, तो एक सिंगल शीट पे एक पेपर, ठीक है। और ये किसके माध्यम से, तो स्केल के माध्यम से। तो स्केल क्या है भाई, स्केल क्या है, तो स्केल इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल डिस्टेंस, it is the ratio of actual distance, it is the, स्केल क्या है, स्केल है रेशियो, it is the ratio of actual distance on a ground and distance shown on a map। ये क्या है, ये रेशियो है जो ग्राउंड पे डिस्टेंस है उसका और जो मैप पे दिखाया जा रहा है उसका। क्योंकि बहुत बड़ा ये ग्राउंड है आपके सामने, उसको एक छोटे से मैप पे हमको अंकित करना है, तो हमको उसका रेशियो निकालना है कि हम 1 किलोमीटर को कितना सेंटीमीटर, कितना मिलीमीटर हम लोग पेपर पे मानते हैं, ठीक है। मैप जो है बेसिकली 3 तरह का होता है। मैप बेसिकली तीन तरह का होता है। पहला पॉलिटिकल मैप, दूसरा फिजिकल मैप, तीसरा थीमेटिक मैप। मैप 3 तरह होता है। पॉलिटिकल मैप में जो राजनीतिक बाउंड्रियां हैं देश की, डिस्ट्रिक्ट की, राज्य की, महादेश की, उन सब चीजों को दिखाया जाता है, बताया जाता है। फिजिकल पार्ट वाइज, फॉरेस्ट कहाँ है, माउंटेन कहाँ है, प्लेन्स कहाँ है, प्लेट्यूज कहाँ है, खनिज पदार्थ कहाँ पर है, इन सब चीजों को दिखाया जाता है। थीमेटिक में उस फिजिकल और पॉलिटिकल का ही एक छोटा सा प्रारूप है।
सेकंड, अब हम लोग जानेंगे कि ग्लोब क्या है। ग्लोब, तो ग्लोब जो है वो है मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब क्या है भाई? ये मॉडल ऑफ द अर्थ है। हिंदी में इसको लिखते हैं तो पृथ्वी का प्रतिरूप है। ग्लोब क्या है? ये मॉडल ऑफ द अर्थ है, ये पृथ्वी का प्रतिरूप है, प्रारूप है। इसका मतलब कि जिस तरह की पृथ्वी है, जैसी पृथ्वी है, उसको, पृथ्वी तो चूंकि बहुत बड़ी है, तो उसको हम लोग छोटे तौर पे हूबहू वैसा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोब। ग्लोब का जो पहला प्रारूप तैयार किया गया था वो बेहम करके से कुछ नाम है, बेहम, उनके द्वारा किया गया था। बेहम ने सबसे पहले ग्लोब के बारे में, ग्लोब का जो प्रतिरूप था, जो प्रारूप था, वो तैयार किया था। ठीक, अब हम लोग ग्लोब और मैप के बीच का डिफरेंस समझेंगे। ग्लोब और मैप के बीच का डिफरेंस, अंतर क्या है दोनों में। तो जो ये आपका मानचित्र है, जो मैप है, वो 2D प्लेन में होता है। जो आपका मानचित्र है, जो मैप है, वो 2D प्लेन में होता है, और ग्लोब जो होता है 3D प्लेन में होता है। 3D प्लेन और 2D प्लेन। 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनल, डायमेंशन, लेंथ और ब्रेथ। 2D का मतलब 2 डायमेंशनल, लेंथ और ब्रेथ। 3D का मतलब 3 डायमेंशनल, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। दूसरा जो इसके बीच का डिफरेंस होता है वो होता है कि जो मैप है वो मोर इंफॉर्मेटिव होता है। ये मोर इंफॉर्मेटिव होता है, ये हमें बहुत सारी चीजों को बहुत बारीकी से किसी भी चीज के बारे में बता देता है, ठीक है। लेकिन जो ग्लोब होता है ये लेस इंफॉर्मेटिव होता है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे है कि ये हमें सूचनाएं बहुत सारी चीजों के बारे में बताता है, लेकिन ये जो ग्लोब है ये हमें कम चीजों के बारे में बताता है। तो चलिए, मैप जो होता है, मैंने आपको इसके डेफिनेशन में ही बता दिया था कि ये क्या है, या तो पूरी पृथ्वी के बारे में बताएगा, या फिर किसी एक खास लोकेशन के बारे में बताएगा, या किसी एक पार्ट के बारे में बताएगा। जैसे आपको मैप बनाना है तो आप या तो कॉन्टिनेंट का बहुत बड़ा मैप बनाना है, तो या तो पूरी पृथ्वी का मैप एक साथ आप एडजस्ट कर लिए, एक ही पेज पर बना दिए। नहीं तो कॉन्टिनेंट का बना दिए, एक कॉन्टिनेंट एशिया बना दिया अलग, यूरोप बना दिया अलग, क्या दिक्कत है, ऑस्ट्रेलिया बना लिया अलग अलग बना। फिर भी अब ऐसे भी नहीं करना है तो कंट्री वाइज बना दिए, कंट्री इंडिया बना दिया अलग, पाकिस्तान बना दिया अलग, अमेरिका बना दिया अलग, चाइना बना दिया, रसिया बना दिए, क्या समस्या है। फिर भी आपको नहीं करना है वैसे, आप स्टेट वाइज बना लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज बना लेते हैं, प्रखंड वाइज बना लेंगे, अनुमंडल वाइज बना लेंगे, छोटा सा छोटा कर सकते हैं। लेकिन क्या हम ग्लोब को वैसे बना पाएंगे? क्या हम ग्लोब को ऐसे बनाएंगे तो हमें सारी सूचनाएं मिल पाएंगी? नहीं हो पाता है। इसीलिए कहा जाता है कि मानचित्र जो होता है वो हमें बहुत सारी चीजें बताता है, हम मानचित्र से बहुत सारी चीजों को जान और समझ पाते हैं। तो मैप और ग्लोब दोनों के डिफरेंस के बाद अब हम ये जानेंगे कि ग्लोब से कितने टर्म रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि जीएस, किसी भी एग्जाम को, जीएस के पेपर में लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस आपके जो होंगे वो सिर्फ ग्लोब के बेसिक टर्मिनोलॉजी से होते हैं। जो ग्लोब में जो टर्म यूज होते हैं उनसे ही 2-3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोगों को करना क्या है, एक ग्लोब, सबसे पहले हम एक गोलाकार शेप बनाएंगे। तो जब अगर गोलाकार शेप बना रहे हैं, ग्लोब बना रहे हैं तो, और कहते हैं कि पृथ्वी का प्रतिरूप है, तो
क्या पृथ्वी गोलाकार शेप में है? अर्थ का शेप किस तरह का? गोलाकार रूप में है, सर्कल है, सर्कल नुमा है? बताइए कमेंट करके आप सब लोग जरूर बताएंगे कि पृथ्वी का शेप कैसा है। जरूर आप इस बात पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे, थोड़ी स्टडी करेंगे, बहुत सारे सोर्सेस को देखेंगे कि पृथ्वी का शेप किस तरह का है, पृथ्वी का जो शेप है वो कैसा है। आप किसी न किसी सोर्स को, ऑथेंटिक सोर्स को जरूर देखने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास एक सर्कल नुमा पृथ्वी का जैसा एक शेप मिल गया। अब हम लोग इस शेप के माध्यम से जो ग्लोब में टर्म यूज होता है उसको देखेंगे। तो पहली बात कि अगर सर्कल है तो सर्कल का एक सेंटर पॉइंट होगा। तो मान लेते हैं कि ये जो है ये सर्कल का सेंटर पॉइंट है, ठीक। ये सर्कल का क्या है? सेंटर पॉइंट। और हमें और आपको ये भी पता है कि एक लाइन होता है जो सर्कल के सेंटर से होके गुजरता है। एक लाइन होता है वो सर्कल के सेंटर से होके गुजरता है और उस लाइन को हम लोग अगर सर्कल पढ़ते तो कहते क्या? डायमीटर। लेकिन ग्लोब में हम उस लाइन को क्या कहते हैं? इक्वेटर। क्या कहते हैं हम लोग उस लाइन को? और हिंदी में कहते हैं भूमध्य, हिंदी में बोलते हैं उसको भूमध्य रेखा। ये एक काल्पनिक रेखा है, ऐसा नहीं है कि पृथ्वी के बीचों बीच ऐसे एकदम काटती हुई चलती है, नहीं। ये बाहर बाहर से पृथ्वी के चलता है और ये काल्पनिक रेखा पृथ्वी को दो पार्ट में डिवाइड करता है इमेजिनरी रूप में। और दो पार्ट में डिवाइड करता है तो एक पार्ट ये और एक पार्ट ऊपर, एक पार्ट नीचे। ऊपर वाले का यहाँ पे जो पॉइंट है इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्थ पोल। हिंदी में इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। और नीचे वाले पॉइंट को कहते हैं हम लोग साउथ पोल। दक्षिणी ध्रुव, ठीक। तो यहां से सर्कल का आधा इधर, यहां से सर्कल का आधा इधर, तो इसको कहते हैं हम लोग ऊपर वाले पार्ट को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हिंदी में बोलते हैं इसको उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाले पार्ट को कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक। समझ में आ रहा है? एकदम आसान है। ऊपर वाले पार्ट को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाले पार्ट को साउदर्न हेमिस्फीयर। अब जो है इससे एक रेखा, इमेजिनरी रेखा जो होता है, आप सब लोगों को पता है, ये गुजरता है यहां से ऊपर में। हम लोग एक एक डिग्री को मानते हुए यहां तक आ जाते हैं, फिर यहां से एक एक डिग्री मानते हुए यहां तक आते हैं। तो ये टोटल कितना हो जाता है? 180 डिग्री। फिर इधर से भी एक एक डिग्री मानते हुए इधर, फिर एक डिग्री मानते हुए यहां, तो इधर से भी कितना होता है? 180 डिग्री। तो
जनरल जो बहुत इंपॉर्टेंट रेखा है उसको हम लोग दो टर्म में बांट देते हैं, जैसे लैटिट्यूड और पैरेलल्स। लैटिट्यूड क्या होता है, पैरेलल क्या होता है? लैटिट्यूड जो होता है वो एंगुलर डिस्टेंस है, कोणीय दूरी। लैटिट्यूड जो होता है वो एंगुलर डिस्टेंस है, इक्वेटर से जो पॉइंट है वहां क्या एंगुलर डिस्टेंस है, कोणीय दूरी है, वो दूरी है, एंगुलर डिस्टेंस है। कहां से? इक्वेटर से, विद रिस्पेक्ट टू इक्वेटर, कहां तक का? उस स्पेसिफिक पॉइंट का, ये एंगुलर डिस्टेंस है। जैसे मान लेते हैं यहां से 23.5 डिग्री का जो कोण बनता है ये बन गया इधर, फिर इधर भी 23.5 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। अब दोनों तरफ जो 23.5 डिग्री का कोण बन गया उसको हम लोग एक लाइन के माध्यम से मिला दिए, फिर ऐसे ही 66.5 का बना दिए, ये 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री ये बना दिए और इसको भी मिला दिए। फिर इसी की तरह इधर भी है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री और इधर भी मिला दिए। दोनों पॉइंट को हम लोगों ने मिला दिया। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। देखिए, हम लोगों ने इक्वेटर के सेंटर को मानते हुए 23.5 डिग्री इधर हम लोगों ने एक एक कोण करके लाए, 23.5 डिग्री पे इधर, फिर इधर 66.5 डिग्री पे से। यही है कोणीय दूरी, एंगुलर डिस्टेंस। अब यहां पर आप सभी रेखाओं को ध्यान से देखिएगा, ये 66.5 डिग्री, 23.5 डिग्री इक्वेटर, फिर इधर से, तो ये जो दूरी है, ये दोनों जो रेखा है ये किधर बन रहा है? सदर्न हेमिस्फीयर में। तो क्या लिखेंगे? 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ, फिर इधर 23.5 डिग्री नॉर्थ, इधर 66 डिग्री नॉर्थ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही लोकेशन आपको बताता है कि कहां पर जो आप गूगल लोकेशन यूज करते हैं वो इसी पे चलता है, इसी बेस पे चलता है। तो लैटिट्यूड जो होता है वो कोणीय दूरी होता है, और चूंकि ये लाइंस जो है ये पैरेलल्स हैं, समानांतर हैं, सो वी कैन से दैट दीज आर द पैरेलल लाइंस। ठीक, तो ये सब क्या है भाई? ये लैटिट्यूड्स, ये क्या है? लैटिट्यूड्स है, जिसको अक्षांश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षांश। यानी जो हॉरिजॉन्टल ऐसे पड़ी हुई रेखा है, हॉरिजॉन्टल है, इसको पड़ी हुई रेखा कहते हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड लैटिट्यूड, हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स, ठीक है। और जैसे इधर पड़ी हुई रेखाएं हैं वैसे खड़ी भी रेखा होगी इस तरह से, ऐसे करके रेखाएं होंगी, ठीक है। एक बीचों बीच रेखा आ रही होगी, तो जो रेखा बीचों बीच आती है, आ रही है, देखिएगा मैं इस चीज को बता रहा हूं, आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। जो रेखा नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाता है इसको कहते हैं हम लोग प्राइम मेरिडियन, इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। इट मींस दैट, इसका मतलब क्या हुआ कि जो लॉन्गिट्यूड, ये जो वर्टिकल लाइन आपको दिख रहे हैं इस तरह के,
ये किस क्या बोले जाते हैं, इनको मेरिडियन बोला जाता है। जो वर्टिकल लाइन है इनको क्या बोला जाता है, मेरिडियन। और एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, इसको इसके साथ जो एंगुलर डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स, देशांतर। ये जो रेखा है ये, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, ये है देशांतर रेखा। ये क्या है, देशांतर। यानी जो रेखा पड़ी हुई है, जो रेखा हॉरिजॉन्टल है उसको बोलते हैं लैटिट्यूड्स, और जो खड़ी है उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। ये एंगुलर डिस्टेंस। बट जनरल टर्म्स में बहुत लोग ऐसे पैरेलल्स को लैटिट्यूड्स भी बोल देते हैं, लेकिन जो ज्योग्राफिकल वे में सही है वो ये है कि सिर्फ रेखाओं को हम लोग पैरेलल्स कहते हैं और मेरिडियंस कहते हैं, लेकिन जो एंगुलर डिस्टेंस होते हैं उनको हम लोग लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, हर बार आपके एग्जाम में आता है, बहुत लोगों को याद भी होगा। क्या कि जो 23.5 डिग्री का जो लैटिट्यूड्स है इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक, और जो ये नॉर्थ साइड में जो है 23.5 डिग्री, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और यही इंडिया से होकर गुजरता है। जो आपका इंडिया यहाँ पर बसता है, यहीं पे है इंडिया हमारा, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया से होकर गुजरता है। और जो साउथ में होता है 23.5 डिग्री पर, और इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हिंदी में कर्क रेखा। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि हिंदी में भी कुछ टर्म्स आपको डिस्कस कर दूं। और जो साउथ में रेखा है पैरेलल से 23.5 डिग्री पर, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, हिंदी में बोलते हैं मकर रेखा। ठीक, अब आपका एक दो तो बच गया। जी हाँ, इनको बोलते हैं, नॉर्थ में जो 66.5 डिग्री है इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्कल, और साउथ में जो है उसको बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल। ठीक, तो एक प्रश्न जनरल टर्म्स में आ जाता है, बहुत ही आसान है, कि कोई आपसे ये पूछ दे कि लैटिट्यूड्स कितने होते हैं। कोई आपसे ये अगर पूछ दे कि लैटिट्यूड्स कितने होते हैं, तो आपको एकदम ध्यान से बहुत ही जनरल याद रखना है कि लैटिट्यूड्स पूछ रहा है, पैरेलल्स नहीं पूछ रहा है। अगर पैरेलल्स पूछेगा तो कैसे बताएंगे? अगर आप पैरेलल्स और लैटिट्यूड्स के अंतर को समझ गए तब आप बहुत ही आसानी तरीके से बता देंगे। मैं फिर आपसे रिपीट करता हूं कि पैरेलल्स जो है वो सिर्फ एक लाइन है, इस साइड के और इस साइड के मिलाने, पॉइंट को मिलाने वाली। इसमें मतलब कि अगर यहाँ 1 डिग्री है और यहाँ भी 1 डिग्री है, तो दोनों के दोनों पॉइंट को ये जो रेखा मिला रही है यही पैरेलल्स है। लेकिन यहाँ पर कितने तरह का या इस पे यहाँ कितना कोण बन रहा है, ये इस कोणीय दूरी को हम लोग कहते हैं लैटिट्यूड्स। ये कोणीय दूरी को कहते हैं। तो लैटिट्यूड्स कितने होते हैं? लैटिट्यूड्स कितने होंगे? तो चलिए, आपको भी पता है कि 90 इधर और 90 इधर, तो 90 और 90 180, 90 इधर 90 इधर 180। तो सब लोग बोल देगा 180 होता है लैटिट्यूड्स। नहीं, लैटिट्यूड्स जो होते हैं वो 181 होते हैं, 181। क्यों? 90 आपने इधर जोड़ दिया, 90 आपने इधर जोड़ दिया, लेकिन आपने जो इक्वेटर होता है वो 0 डिग्री पर होता है, और 0 डिग्री को आपने छोड़ दिया है। तो 90 इधर 90 इधर, 90 90 180, और ये 0 डिग्री जोड़ दिए तो 181, 181। तो आपको
नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स जो होते हैं 181 होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स 181। तो अब आप पूछेंगे कि नंबर ऑफ पैरेलल्स कितने होते हैं, तो नंबर ऑफ पैरेलल्स आप जोड़ लीजिए। यहां से आपने 1 डिग्री 2 डिग्री से करते 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 यहां तक आ गए 90 डिग्री। ध्यान दीजिए, आपने यहां से 1 डिग्री से शुरू किया और यहां आ गए 90 डिग्री, फिर आप यहां से 1 डिग्री शुरू किए 90 आ गए। अब आप ध्यान दीजिए, यहां आप जब 89 तक आ रहे थे तो यहां 89 डिग्री मान लेते हैं था, यहां 89 डिग्री था, आपने मिला दिया दोनों को। लेकिन जैसे ही 90 पर आ रहे हैं तो ये तो पॉइंट हो जाता है, इधर भी ये पॉइंट हो जाता है। तो लैटिट्यूड्स कितने हो गए, 89 इधर और 89 इधर, तो वो कितना हो गया 178। मतलब 180 में से 2 ये एक और एक ये घट गया 178। लेकिन क्या 178 पैरेलल्स होता है, नहीं। आपने फिर किसको छोड़ दिया, इक्वेटर को। इक्वेटर इज आल्सो पैरेलल्स, इसको आपने छोड़ दिया तो एक इक्वेटर जुड़ जाता है तो 179। नंबर ऑफ पैरेलल्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस होते हैं 179। ठीक, और लॉन्गिट्यूड्स, कोई पूछेगा लॉन्गिट्यूड्स कितने होते हैं, तो लॉन्गिट्यूड्स में एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों, क्योंकि लॉन्गिट्यूड्स जो होता है एकदम सर्कल ये चारों तरफ से इस तरह से घूम रहा है। ठीक, ये क्या हो रहा है कि ये चारों तरफ से इस तरह घूम रहा है, सब एक पॉइंट से निकलते दूसरे पॉइंट पे मर्ज करता है, एक पॉइंट से निकलते दूसरे पॉइंट पे मर्ज करता है, तो पूरा 360 निकलता है। तो नंबर ऑफ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स 360 डिग्री होता है, 360 होता है, बट ये इससे जनरल उतना क्वेश्चंस नहीं आते। ठीक है, तो आज की वीडियो आज हम यहीं पर रोकते हैं। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक अपना मंत्रणा जो है आपके साथ किया था कि अगर आप कहीं गांव में किसी कस्बे में ये वीडियो देख रहे होंगे और आपके कोई दोस्त कोई मित्र ऐसे होंगे जिनके पास एंड्रॉइड सेट नहीं होगा, उनके साथ जरूर इस वीडियो को साझा कीजिएगा। क्यों, क्योंकि आपको भी पता है कि सबल 30 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम लोग उस जरूरतमंद की खोज में रहते हैं जो वाकई में उनको जरूरत है, और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त शिक्षा प्रदान करना और उनके जीवन को समृद्ध बनाना ही हमारा एक लक्ष्य है। तो सबल 30 परिवार आपसे ये अनुरोध करता है कि आप जरूर ये वीडियो वैसे व्यक्तियों तक साझा करेंगे और मिल बांट कर आप ये इस तरह के वीडियोस जो है आप लोग देखेंगे। और जो भी कमियां हैं, जो भी आपको कुछ दिख जाए कि हमें इस सजेशंस को इनके साथ साझा करना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से ज्योग्राफी की शुरुआत करेंगे, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से। बहुत बहुत धन्यवाद।